हेलो स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारे डिस्कशन का है लोन वुल्फ अटैक्स और एक है बायो टेररिज्म। देखो, दोनों ही फॉर्म्स जो हैं एक नए फॉर्म, नोवल फॉर्म्स हैं टेररिज्म के। एक क्वेश्चन अगर आपके पास आता है कि नोवल फॉर्म्स टेररिज्म के क्या हैं, तो उसमें एक टॉपिक बनता है लोन वुल्फ अटैक्स का और एक बनता है बायो टेररिज्म का। इनफैक्ट साइबर टेररिज्म भी एक टॉपिक है और इसे मैं एक्सप्लेन करूंगा। साइबर सिक्योरिटी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी मैं दो टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, और उसमें एक लोन वुल्फ अटैक और एक बायो टेररिज्म। तो दोनों को पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले लोन वुल्फ अटैक के साथ। लेकिन क्या क्या बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा ये देख लीजिए एक बार। मैं इसमें सिग्निफिकेंट डायमेंशंस क्या हैं लोन वुल्फ अटैक के, रीजंस बिहाइंड क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं कि हम इसे काउंटर क्यों नहीं कर पाते, इंडिया कैसे इतना ज्यादा वल्नरेबल है लोन वुल्फ अटैक्स को लेकर के, एंड बायो टेररिज्म में भी हम इसमें चैलेंजेस पढ़ेंगे, कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं बायो टेररिज्म को। और इनफैक्ट इसमें मैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताऊंगा, कुछ कन्वेंशंस आपको पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, एंड अल्टीमेटली हम इसमें एक वे फॉरवर्ड भी देखेंगे कि आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मान लो 10 नंबर का मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो क्या लिख के आओगे वे फॉरवर्ड। वो सारी बातें मैं तुम्हें सारे फॉर्डर पॉइंट्स पढ़ा दूंगा स्टूडेंट्स, डू नॉट वरी। बस ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में दो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, एक लोन वुल्फ अटैक और एक बायो टेररिज्म। अब अगर मैं इस बात को एक्सप्लेन करने पे आऊं कि लोन वुल्फ अटैक होता ही क्या है, तो लोन वुल्फ का मतलब, जैसे मैंने आपको पहले भी टेररिज्म के वीडियोस में भी बताया है, एक इंडिविजुअल, एक आदमी, और वो अटैक कर दे। मतलब ऐसा क्या हो गया भाई उसे अटैक कर दे, लेकिन वो अटैक कर रहा है और मैं इसे टेररिस्ट की कैटेगरी में रख रहा हूं। तो डेफिनेटली अगर वो अटैक कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन, तो वो प्लान्ड मैनर में इनोसेंट लोगों पे अटैक कर रहा है, तभी तो उसे टेररिस्ट अटैक बोला जाएगा। प्लस इसमें मास किलिंग हो सकती है, इंडिविजुअल की भी किलिंग हो सकती है, लेकिन वो पर्सन इनोसेंट होगा डेफिनेटली। और इसके पीछे, ऐसा करने के पीछे उस पर्सन की कोई मंशा होगी, कोई आइडियोलॉजी होगी। इस तरीके के अटैक करने वाले पर्सन को हम बोलते हैं लोन वुल्फ अटैक, जिसका प्रॉपर बैकग्राउंड कोई नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लिंक नहीं है, किसी ने उसको नहीं भेजा हुआ है कि तुम जाकर के वहां सुसाइड बॉम्बिंग करो। लेकिन ये पर्सन अकेला ही इतना पोलराइज हो चुका है, इतना परेशान है, सोसाइटी में इतना साइकोलॉजिकल स्ट्रेस इसके अंदर है कि वो वॉयलेंट एक्सट्रीमिस्ट अटैक करने पर भी तैयार हो गया। तो इसको कैसे हम देखते हैं कि एक लोन एक्टर, अकेला आदमी, जब प्लान करे, कमिट करे वॉयलेंस, और वो अकेला कर दे या आउटसाइड एनी कमांड स्ट्रक्चर, मतलब हो सकता है कि वो पहले किसी कमांड स्ट्रक्चर का पार्ट रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो जिससे मेंबर्स टुकड़े हो गए उस ऑर्गेनाइजेशन के और मेंबर्स बिखर गए, तो उसके बाद विदाउट हैविंग सपोर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वो ये अटैक करे। तो क्या ऐसे अटैक हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं स्टूडेंट्स। लंदन में ऐसे अटैक्स हुए हैं, रीडिंग नाम के टाउन में अटैक हुए हैं, नाइफ अटैक जिसे हम कह सकते हैं, और मार करके बिल्कुल लोग भाग गए। एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था जहां से ये लोन वुल्फ अटैक पिक्चर में आया और बहुत ज्यादा इसका बारे में बातें होने लगी। वो अटैक था क्राइस्ट चर्च का। क्राइस्ट चर्च जगह स्टूडेंट्स न्यूजीलैंड में है। अब न्यूजीलैंड में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। न्यूजीलैंड में ना एक मॉस्क पर अटैक हुआ था, और मॉस्क पे मुस्लिम्स पर अटैक हुआ और 51 लोगों की जान गई। और इसमें उस पर्सन ने जो पर्टिकुलर अटैक किया था वो बहुत ज्यादा पोलराइज था और अगेंस्ट था। तो इस तरीके के अटैक्स हमें बताते हैं कि एक पर्सन कितना ज्यादा हेट करता है दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे कास्ट से, दूसरों के तरीके से। एंड एक्सट्रीम जब इनटॉलरेंस होगा सोसाइटी में, तब इस तरीके की प्रॉब्लम सामने आएगी। राइट, डू यू एग्री? तो स्टूडेंट्स, ये लोन वुल्फ अटैक को आप अच्छे से एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2-3 इंसिडेंसेस, मैंने आपको 2 इंसिडेंसेस तो बता ही दिए। फ्रांस में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, और जनरली ऐसे इंसिडेंसेस के लिए कहा जा रहा है कि 70s और 80s की अगर बात करी जाए, तो ऐसे अटैक्स अगर तब 5% थे, तो आज 2014 और 20 तक कम से कम नहीं तो 70% ये राइज हो चुका है अटैक्स में, लोन वुल्फ अटैक में। तो ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, एक सीरियस कंसर्न है।
ऐसे में क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट डायमेंशंस क्या हैं अगर लोन वुल्फ अटैक करता है कोई, तो डेफिनेटली उसके पीछे का रीजनिंग, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो डायमेंशन क्या है लोन वुल्फ अटैक के, कि पीछे की रीजनिंग क्या है। वो रीजनिंग कहीं ना कहीं इमोशनल होती है, रिलीजियस, पॉलिटिकल, कोई बिलीफ हो सकता है, और इमोशनल बिल्कुल पर्सनल होंगे इंडिविजुअल के। वो हेट्रेड, वो इंटॉलरेंस, वो पर्सनल होगा। एंड वो पर्सन यूथ क्या हो चुका है, रेडिकलाइज्ड अगर हो चुका है, तो रेडिकलाइज होने के बाद वो स्टेप ले रहा है, कौन सा स्टेप, वॉयलेंस का, राइट। लिमिटेड पार्टिसिपेशन, उसका जो पार्टिसिपेशन है उसमें हम कह ही रहे हैं कि एक या दो आदमी होंगे, और इनफैक्ट अगर लोन वोल्फ बोला जाता है तो जनरली एक आदमी के लिए ही बोला जाता है, और उसके पीछे कोई कमांड स्ट्रक्चर नहीं है, स्टैंड अलोन पार्टिसिपेशन है डेफिनेटली, एंड ग्रेव थ्रेट है ये सोसाइटी को। तो इसके डायमेंशंस में हम ये भी कह रहे हैं कि अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो सोसाइटी के लिए बहुत परेशानी की बात है, बहुत सोचने की बात है, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में इस तरीके का पोलराइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली फ्यूचर में आगे जाकर के वो कम्युनल राइट्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका ऐसा एस्पेक्ट हो गया, चैलेंज हो गया जो हमें काउंटर करना है। स्टूडेंट्स, ये थ्रेट्स इंक्रीज करते जा रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मैंने आपको डाटा दिया कि 70% तक इस तरीके के अटैक्स अब होने लगे हैं। देयर इज अ स्टीप राइज, 70% राइज हो गया है इन अटैक्स में। एंड टेररिस्ट और नॉन टेररिस्ट नोन वुल्फ अटैक्स भी हो रहे हैं। मतलब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को सो एंड सो को बिलोंग करता था, हम सब साथ में रहते थे, हम सब मिल करके अटैक करते थे, फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के बाद हम सब लोग बिखर गए। लेकिन मैं जिस सोच के साथ मैंने ट्रेनिंग ले रखी है, मैं उस ट्रेनिंग को तो फुलफिल करूंगा ही। अल्टीमेटली मैं खुद अकेला क्यों ना एग्जीक्यूट कर दूं कोई प्लान, ऐसी सोच जरूर होगी इसके पीछे। तो नॉन टेररिस्ट लोन वुल्फ अटैक कहां से आ रहा है, टेररिस्ट ग्रुप, टेररिस्ट आउटफिट से भी आ रहा है। वायलेंट एक्शन होगा, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट है कि वायलेंट एक्टिविटीज होंगी, चक्कू मार देना, बंदूक चला देना एकदम खुल के, एकदम सभी स्टूडेंट्स पे जनरली गोलियां चल जाती हैं, या फिर जो है जिन लोगों से, जिस पर्टिकुलर कास्ट से हम हेट करते हैं, रिलीजन से हेट करते हैं, उन पर बंदूक चला देते हैं। और मेंटल हेल्थ, इसमें स्टूडेंट्स ये देखा गया कि 40% तक जो केसेस देखे गए लोन वुल्फ अटैक के, जब उसमें इंक्वायरी हुई, डिस्कशन हुआ कि भाई आपने इस तरीके का अटैक किया तो क्यों किया, तो 40% केसेस में ये देखा गया कि जो पर्सन लोन वुल्फ अटैक में रिस्पॉन्सिबल था वो मेंटल इलनेस से सफर कर रहा था, किसी ना किसी तरीके का साइकोलॉजिकल वो डिसऑर्डर महसूस कर रहा था, और डिप्रेशन में थे, या फिर किसी तरीके के हेट्रेड में थे, इंटॉलरेंस में थे। एंड मेंटल इलनेस 40% केसेस में देखिए। ये आदमी मतलब उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है ना, या पता भी है तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म में है और मेंटली इल है एक तरीके से। ये सारी डायमेंशंस हैं इसकी, और डायमेंशन में मेंटल इलनेस होना ये भी एक खतरे की बात है। तो हमारी सोसाइटी में इतना इंटॉलरेंस, पोलराइजेशन, रेडिकलाइजेशन क्यों है, इस पर भी हमें वर्क करना है। जब एक बार हम डायमेंशंस को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हमें समझना है कि रीजंस क्या है, ऐसा क्यों हो जाता है कि एक पर्सन इतना ज्यादा जो है लोन वुल्फ अटैक जो है करने लगता है, और रीसेंट इंक्रीज करने का रीजंस क्या है। ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। मतलब हो सकता है आपसे पूछे व्हाट आर लोन वुल्फ अटैक्स एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ सच काइंड ऑफ अटैक्स इन टुडेज सिनेरियो, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तब क्या लिखोगे, तब आपके जो पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि हो सकता है कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनके माइंड में एक फियर है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आवाज़ सुनी नहीं जाती, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है पावर का, पॉलिटिकल पावर उन्हें नहीं मिली है, उनके रिलीजियस मतलब प्रोसिक्यूशन हो रहा है उनका, उन्हें भगाया जा रहा है या उनको डराया जाता है। तो उनमें से कोई हो सकता है पर्टिकुलर इंडिविजुअल इतना ज़्यादा वायलेंट हो जाए कि वो दूसरी रिलीजन, दूसरी कास्ट पर अटैक कर दे। एक पॉइंट, केस ईज ऑफ एग्जीक्यूशन, आसान है ना, मेरे को बस एक गन लेनी है, कोई जानता मुझे है नहीं, जाकर के पब्लिक प्लेस पे फायरिंग शुरू कर देनी है, बस मुझ पर कोई कभी किसी तरीके का जो है शक भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा कभी कोई, अगर एक इंडिविजुअल है और उस इंडिविजुअल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि उसने पहले कोई क्राइम भी कराओ, मान लो अगर उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, और फिर वो एकदम से जाकर के सड़क पे खड़े होकर गोली चला दे,
आसान है ना। जब टेररिस्ट अटैक करना होता है उसमें 10-15 लोग होते हैं भैया, 5-6 जने भी होते हैं, तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, वहाँ परेशान होते हैं, चीज़ें इकट्ठी करते हैं, फिर वहाँ जाके प्लानिंग करते हैं, फिर एक जगह लेते हैं, फिर बम बनाते हैं, बहुत प्लानिंग है। यहाँ आदमी अकेला है, उस पर शक होने के चांसेस कम है, कंपेरेटिवली कम है। एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ, लैक्स गन कंट्रोल रिजीम, इसका क्या मतलब है? देखिए इसमें क्या है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, आज भी हैं, जहां पर आर्म्स रखना, हर घर में आर्म्स होते हैं, आर्म्स खरीदना आसान होता है। मेक्सिको एक ऐसी कंट्री है, यूएस में ऐसे लॉज हैं जहां लोगों को आराम से आर्म्स मिल जाते हैं। लेकिन कंट्रीज ने ये देखा कि जब आर्म्स की एक्सेसिबिलिटी इतनी ज्यादा है तो क्यों ना ऐसे लॉज बनाए जाए जहां आर्म्स को रेस्ट्रिक्ट किया जाए। अब हमारी कंट्री में भी देखा जाए तो लाइसेंस अगर आपके पास है तो आप वेपन रख सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉपर लाइसेंस लेना पड़ता है ना आपको। अब हर किसी के पास तो है नहीं अपने घर में गन हो, लेकिन लोग रखते हैं, लाइसेंस प्रॉपर उनका इशू होता है। लेकिन आर्म्स इस तरीके से यूएस वगैरह में या वेस्टर्न कंट्रीज में इस तरह से रखना थोड़ा कंपेरेटिवली ईजी है, पर्टिकुलरली यूएस की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा आसान है। मेक्सिको में तो थोड़ा और भी मतलब कहते हैं कि ईजी हो जाता है, ऐसा ट्रेडिशन रहा है, प्रैक्टिस रही है। तो उसमें हुआ क्या है कि जब आर्म्स को रेगुलेट करने की कोशिश करी गई तो ऐसा रिजीम आया कि लेक्स गन, मतलब आपको गन क्या करना है, कंट्रोल करना है और ये इंश्योर करना है कि जो गन रखने की जो प्रक्रिया है लोगों की, उसमें जो है जो सेफ्टी हो सके सिटीजन्स की, वो बढ़ जाए। लेकिन हुआ क्या कि अगर यूएस ने अपने ऐसे रूल्स रेगुलेशन लेकर के आई कि आर्म्स नहीं रखना, तो बाकी नेबरिंग कंट्री में तो ऐसा रूल आया नहीं, तो जितनी डेथ प्रिवेंट हुई उतनी ही डेथ्स होने लगी, क्योंकि नेबरिंग कंट्री की तरफ से डोमिनेंस शुरू हो गया। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं कि हमने आर्म्स रखने बंद कर दिए क्योंकि हमें लगता है, सरकार कह रही है चलो आर्म्स छोड़ दो, और पड़ोसी जो है कंट्री जो है आते हैं वहां के लोग और फिर उनके पास तो रेस्ट्रिक्शन है नहीं, तो हमारा उल्टा नुकसान हो रहा है। इस रिजीम की वजह से भी रिसेंट इंक्रीज हुआ है लोन वुल्फ अटैक का। ये एक इंडिया का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब मैं इसे लिंक करूंगा सोशल मीडिया से। मैंने देखो अभी पीछे आपको टेररिज्म में टॉपिक पढ़ाया है रेडिकलाइजेशन, अगर वो वीडियो आपने देखी है पार्ट 2 की, तो उसमें आपको क्लियरली पता है कि रेडिकलाइजेशन ऑफ द यूथ जो है ये भी अपने आप में एक इशू है, और सोशल मीडिया का उसमें क्या इंपैक्ट है, क्या रोल है। क्योंकि जिस भी जगह जाओ आप इंटरनेट पर, वहां पर वीडियोस, इमेजेस और फेक न्यूज का अगर इस तरीके का प्रोपगेशन है, तो फेक न्यूज में क्लिपिंग्स फेक हो सकती हैं, वीडियोस फेक हो सकती हैं, मॉर्फ्ड हो सकती हैं, और इसमें अगर कोई इन्फ्लुएंस हो जाता है तो वो क्या बोलेगा, भाई मैं तो अब इतना ज्यादा पोलराइज हो चुका हूं कि मैं तो बदला लूंगा, मैं सबक सिखाऊंगा, और रिवेंज की भी फीलिंग हो सकती है। अल्टीमेटली एक्सट्रीम आइडियोलॉजी किसी भी तरीके की हो सकती है, किसी रिलीजन के लिए, पॉलिटिकली, सोशली, खुद का इनजस्टिस हुआ है तो भी आइडियोलॉजी आ सकती है कि मुझे अब जस्टिस चाहिए। एक्सट्रीम जब भी जाएंगे तो फिर वायलेंस तो होना ही है। तो सिंपल सी बात है, दिस इज द प्रॉब्लम, दीज आर द रीजंस। 5 रीजन दे दिए मैंने आपको। अब मैं आपको बताऊंगा कि चैलेंजेस क्या हैं, कि हम क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं, क्यों कम नहीं कर पा रहे लोन वुल्फ अटैक को। मैंने आपको पॉइंट ऑलरेडी बताया कि एक्सेस टू द वेपन्स का एक्सेस है आराम से, यूएस जैसे कंट्रीज में तो एक्सेस आराम से, मैंने भी बताया। प्लस साइकोलॉजिकल विलिंगनेस है, एक मेंटल हेल्थ का इशू है। 40% तक केसेस जब मेंटल हेल्थ के थे तो उनके अंदर वो विलिंगनेस है कि हम जाकर के इस तरीके का अटैक करेंगे। और ऐसे अटैक्स देखे गए थे पास्ट में भी, जहां तमिल गुरिल्ला ग्रुप्स थे या फिर इंडियन मुजाहिदीन जैसे ग्रुप थे। जब इस तरीके की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टूटी है तो इंडिविजुअल्स ने अपनी तरफ से अटैक किया है, राइट। और ये अटैक्स हम पास्ट में देख चुके हैं, क्योंकि हम पास्ट में लिमिटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, इसलिए आज हम ये चैलेंज महसूस करते हैं कि कैसे इसको काउंटर करें, क्योंकि बहुत ज्यादा केस स्टडी है नहीं इसमें अंडरस्टैंड करने की। प्लस फियर ऑफ अननोन, कहां से, कब और कैसे कोई अटैक कर दे, इसका तो फियर है ही। क्योंकि इसमें मैंने अभी पीछे आपको बताया देयर इज ईज ऑफ एग्जीक्यूशन, क्योंकि चेक लगाना ही मुश्किल है। एक इंडिविजुअल अपने घर में बैठा क्या सोच रहा है, अपने घर में क्या प्लान कर रहा है, हर घर में जाकर के तो चेकिंग हो नहीं सकती, और किसी का जब रिकॉर्ड ही नहीं हो इंडिविजुअल का, तब तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सर्विलेंस हो सकता है, डेफिनेटली सर्विलेंस पब्लिक प्लेसेस पे हो सकता है, लेकिन इंडिया जितनी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में ये और भी मुश्किल है। अल्टीमेटली कॉम्युनल राइट्स एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी वजह से एक एक्सट्रीम आइडियोलॉजी डेवलप हो जाती है
और फिर दूसरी कम्युनिटी के लिए इतनी हेटेड हो जाती है कि उन्हें एक एग्जॉडस करने का एक सोच आ जाती है, उन्हें भगाने की सोच आ जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये चैलेंजेस हैं कि हम अंडरटेकिंग लोन वोल्फ अटैक, उनको रोकने में हम क्यों सक्षम नहीं है, राइट। और इंडिया में ये प्रॉब्लम आप कह सकते हैं कि यस, इतनी डाइवर्सिटी है कि कम्युनल राइट्स की प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करती है, और ये हुए हैं ऐसे इंसिडेंसेस, यू आर अवेयर ऑफ दैट। इंडिया की वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे। भाई इंडिया वल्नरेबल क्यों है? इंडिया वल्नरेबल इसलिए है क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब ऐसा कोई अटैक होगा ना, तो इसका जो इंपैक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा। किसी वेस्टर्न कंट्री में या न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में इसका इंपैक्ट हो सकता है इतना मैग्नीट्यूड में ना दिखाओ, दो 51 पीपल किल्ड, इट इज अ वेरी बिग न्यूज एक ऐसे कंट्री में जो इतना शांति प्रिय देश है। लेकिन इंडिया में अगर हुआ तो यहां पर थाउजेंड्स में भी नंबर जा सकता है। ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत फास्ट है, रिसोर्सेज की लिमिटेशन है, और डाइवर्सिटी हमारी बहुत ज्यादा है, राइट। और लेवल ऑफ इनटॉलरेंस बढ़ता चला जा रहा है। कोई फिल्म स्टार कभी ऐसी बात कह देता है कि इनटॉलरेंस है सोसाइटी में, कभी कहीं जो है कोई नेताजी ऐसी बात कर देते हैं। इनटॉलरेंस के चक्कर में क्या होता है, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर है, रिलीजियस लीडर है, जब वो लोगों को भड़का देते हैं अपने फायदे के लिए, तो इनटॉलरेंस पनप रहा है हमारे देश में। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलरिज्म की बात करता है, लेकिन अब लोग अपनी कम्युनिटी, अपनी कास्ट को पहले रखते हैं। ऐसे केसेस भी हमें दिखते हैं। पॉलिटिकल एजेंडा, जिसमें पॉलिटिकल लेवरेज को लेने के लिए लोगों को भड़काया जाए। अल्टीमेटली प्रोपेगेंडा क्रिएट करा जाता है कि ऐसे फॉल्स क्लिपिंग्स, फॉल्स न्यूज, फेक आइडेंटिटीज, मॉफ्ड वीडियोस, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दे दिए हैं। और इंडिया इसकी वजह से ये एक चार्ट बढ़ता जा रहा है कि इंडिया ग्रोथ देख सकता है इसमें कि ऐसे अटैक्स में ये वल्नरेबल है। इंडिया में लोकल पुलिसिंग है, अब स्टेट पुलिसिंग एक सब्जेक्ट है। इंडिया की वल्नरेबिलिटी इसलिए भी हो जाती है क्योंकि पुलिस हर स्टेट की अपने तरीके से काम करती है। अब इतनी ज्यादा मल्टीलिंगुअल, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल जब हमारी सोसाइटी है, और उसमें जब पुलिसिंग बहुत लोकल लेवल पर है, तो एक मास सेंट्रल, आप कह सकते हो सेंट्रल इंटेलिजेंस की जरूरत है। और वो सेंट्रल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली जो है कभी कभी फील्ड लेवल पर जिस तरह से काम करना चाहिए नहीं कर पाती, क्योंकि फील्ड लेवल पर लोकल पुलिस है और लोकल पुलिस के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं होती कभी कभी। तो ये एक लैक्यूना रह जाता है, और उसकी वजह से इंडिया में अटैक्स पॉसिबली अगर होते हैं तो उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। एंड ग्रोइंग वल्नरेबिलिटी हम बता ही रहे हैं कि एट द एंड नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स की तरफ से जो परेशानी इंडिया झेल रहा है इंटरनल सिक्योरिटी की, जो अब तक पूरा डिस्कस कर रहे हो, तो हम इस चक्कर में हो सकता है कि फ्यूचर में लोन वुल्फ अटैक्स जो हैं और भी ज्यादा हमें दिखें। ये इंडिया की वल्नरेबिलिटी है। अब इसमें स्टूडेंट्स क्वेश्चन आता है कि क्या स्टेप उठाया गया है, राइट, क्या स्टेप उठाया गया है। देखिए इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल लूंगा, और उस एग्जांपल की वजह से ही हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ भी रहे हैं। जब न्यूजीलैंड में इस तरीके का अटैक हुआ ना स्टूडेंट्स, तो उसके बाद 2019 में, ये 2019 में ही अटैक हुआ था। 2019 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है, और नाम था ऑनलाइन एक्सट्रीमिस्ट समिट। और ये समिट पेरिस में होती है, इसको को चेयर करते हैं न्यूजीलैंड, और बहुत सी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब पॉइंट ये है कि ये जो समिट होती है इसमें क्या कहा जाता है। देखिए इसकी हाईलाइट ये रहती है इस समिट की। पहली बात तो इसमें कौन कौन बुलाया गया, इसमें गवर्नमेंट्स बुलाई गई, इसमें इनफैक्ट पब्लिक प्लेयर्स के साथ साथ, गवर्नमेंट्स के साथ साथ प्राइवेट प्लेयर्स भी बुलाए गए, बहुत सारे कंपनीज को भी बुलाया गया, और टेक जायंट्स को भी बुलाया गया। इनिशिएटिव आउटलाइंस कलेक्टिव वॉलंटरी कमिटमेंट्स। स्टूडेंट्स मैं ये बातें आपको लिखवा रहा हूं, आप ये बातें डायरेक्टली एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो इनिशिएटिव था ये आउटलाइन करता है कि कलेक्टिव वॉलंटरी कमिटमेंट होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट्स, और सिर्फ गवर्नमेंट्स की तरफ से ही नहीं, बट एंड ऑल्सो फ्रॉम ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स। जो भी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी तरफ से भी, टू एड्रेस द इशू, टू एड्रेस दिस इशू ऑफ टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। अगर मान लीजिए कल नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आता है जो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी की तरफ पूछे आपसे, तब भी आप इन बातों को लिखिए कि वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट जो कंटेंट है
ऑनलाइन टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ इंटरनेट। मैंने जानबूझ के ये लाइन आपको पूरी लिखवा दी है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपका लोन वुल्फ अटैक पे आए तब भी लिखिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस पर अगर आता है, एक्टिविटी पे आता है, तब भी लिखिए। अगर ये क्वेश्चन आपका सोशल मीडिया के रोल पर भी आ जाता है तब भी आप इसको लिख सकते हैं। और इसका जो इनिशिएटिव का पूरा समिट का नाम तो मैंने दे दिया है, इस पूरे इनिशिएटिव का जो नाम है दैट इज क्राइस्ट चर्च कॉल फॉर एक्शन। ठीक है, क्राइस्ट चर्च कॉल फॉर एक्शन, ये पूरा नाम हो गया इसका। इसके अंडर हेडिंग में भी आप ये बातें लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें बोला गया है स्टूडेंट्स कि ये एनकरेज करता है, इट एनकरेजेस मीडिया आउटलेट्स ऑल्सो, जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं उन्हें भी एनकरेज करता है कि वो अप्लाई करें एथिकल स्टैंडर्ड्स, एक तरीके के एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें जब भी वो व्हेन डिपिक्ट करने जाते हैं, जब भी वो डिपिक्ट करते हैं टेररिस्ट इवेंट्स ऑनलाइन। जब वो ऑनलाइन टेररिस्ट इवेंट्स को दिखाने जा रहे हैं तो वो उसको इतना ज़्यादा इस तरह से ना दिखाएं कि ये लोगों के मन में बहुत ही ज़्यादा डर क्रिएट करे, पहली बात। और जो एजेंडा है फुलफिल करने की कोशिश है बाय द ऑर्गेनाइजेशन, उसको उल्टा फायदा हो। तो एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और सही रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इनफैक्ट ये क्लियरली मेंशन करा गया है कि जो एम्प्लीफिकेशन करता है टीआरपी के लिए मीडिया, वो उसे नहीं करना चाहिए। अब अगर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कॉल फॉर एक्शन अगर पूछा जाता है, कॉल फॉर एक्शन किसके लिए है, तो क्राइस्ट चर्च कॉल फॉर एक्शन लोन वुल्फ अटैक्स और वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए है। इनफैक्ट ये सिर्फ लोन वुल्फ के लिए ही नहीं, ये वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटी के लिए है। तो ये वर्ड इसके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा अगर ऑप्शंस में आएगा। क्वेश्चन अगर आता है कि क्या इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है, तो आंसर है यस, इंडिया ने बिल्कुल इसको ज्वाइन किया है। राइट स्टूडेंट्स। अब अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की वे फॉरवर्ड क्या लिखें हम, अब आपको अगर वे फॉरवर्ड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? सबसे पहली बात आप लिखेंगे हमें जरूरत है कि हम इंक्रीज करें अवेयरनेस को। सो इंक्रीजिंग अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, आप टेक्नोलॉजी को लेवरेज करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज करिए। कैसी टेक्नोलॉजी की यहां बात हो रही है? दैट मीन्स बिग डाटा एनालिसिस की, बिग डाटा एनालिसिस हो या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर किसी तरीके से सोशल मीडिया में या फिर जो पर्टिकुलर नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, एप्स होती हैं, अगर हम हाईलाइट करते हैं टेक्नोलॉजी को, जैसे ये टेक्नोलॉजीज मैंने बताई, तो इसमें जो भी कहीं फेक अकाउंट्स आते हैं या सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, एप्स हैं, इनमें अगर कहीं कोई कीवर्ड्स हमें मिलते हैं तो बिग डाटा एनालिसिस से उन कीवर्ड्स को पकड़ के फेक अकाउंट्स को डिलीट कर सकते हैं और लोगों को भी पकड़ सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, हमें देना है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रॉपर ट्रेनिंग। उन्हें यह पता होना चाहिए कि इस तरीके के अटैक्स भी पॉसिबल हैं। जरूरी नहीं है कि ये आपको बिल्कुल वेल प्लान्ड एकदम अच्छा लंबा चौड़ा टेररिस्ट अटैक होगा, हो सकता है इंडिविजुअल भी अकेला स्टैंड अलोन अटैक कर दे। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए और लोकल पुलिस को भी हमें इक्विप करना है, इक्विपमेंट्स होने चाहिए उनके पास। इनफैक्ट मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिसिंग, ये तो अपने आप में खैर सेपरेट टॉपिक है आपका, ये भी बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है देयर शुड बी प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर्स। हेल्पलाइन नंबर्स होने चाहिए कि भाई किसी भी तरीके का अगर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है और अगर मान लीजिए कोई इंडिविजुअल ऐसे अटैक से पहले बात करना चाहे तो उसके पास कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स हो, कुछ नंबर्स हो जहां पर प्रोफेशनल इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए प्रोफेशनल काउंसलर्स होने चाहिए और प्रॉपर साइकेट्रिस्ट हमारे पास होने चाहिए। फोर्थ के बाद फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट्स कि हमें इंप्रूव करना है अपने जुडिशियल सिस्टम को भी, क्योंकि भाई यहां पे डिटरेंसी क्रिएट नहीं होगी तो फिर फायदा नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, हमें इंटर गवर्नमेंटल
कॉपरेशन पर फोकस करना है। और इंटर गवर्नमेंटल कॉपरेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है जो हमने आपको अभी बताया, क्राइस्ट चर्च कॉलिंग का कॉल फॉर एक्शन। तो ये जो आपकी समिट है ये अपने आप में एक बात बताती है कि कितना अच्छे से हमने इंटरनेशनली कोलैबोरेशन किया। हमने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट्स को ही नहीं जोड़ा, सर्विस प्रोवाइडर्स को भी जोड़ा। इसमें हमने अमेजॉन को भी जोड़ लिया, माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, गूगल पार्टिसिपेट करता है, और उनकी जिम्मेदारी भी बताई जाती है कि आपकी भी जिम्मेदारी है, सर्विस प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है, मीडिया आउटलेट्स की जिम्मेदारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हॉलिस्टिक कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। राइट स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारे डिस्कशन का है स्टूडेंट्स, वो है कॉम्बैटिंग बायो टेररिज्म। तो बायो टेररिज्म को अगर हमें कॉम्बैट करना है तो बायो टेररिज्म क्या है, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए, बायो टेररिज्म की बेसिक डेफिनेशन है कि ऐसा टेररिस्ट अटैक जिसमें किसी भी तरीके से इंटेंशनली, यहां पर एक्सीडेंटल लीक की बात नहीं हो रही है, यहां इंटेंशनल रिलीज की बात हो रही है, और डिसेमिनेशन मतलब फैलाना किसी भी तरीके के बायोलॉजिकल एजेंट को, तब हम बोलेंगे कि यह अटैक कैसा है, ये एक बायो टेररिस्ट अटैक है। इंटरपोल की भी एक डेफिनेशन है स्टूडेंट्स। इंटरपोल की डेफिनेशन के हिसाब से आप लिख सकते हैं कि डेलिबरेट अगर यूज होता है किसी तरीके के बैक्टीरिया का, वायरसेस का, या फिर किसी भी तरीके के और बायोलॉजिकल टॉक्सिक एजेंट का जो थ्रेटन करे, दैट थ्रेटन और कॉज हार्म टू ह्यूमंस। इसमें सिर्फ ह्यूमंस के साथ साथ, ह्यूमंस ही नहीं बोला, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड इनफैक्ट एग्रीकल्चर भी आया है इसमें। तो आप दोनों डेफिनेशन मैंने आपको दे दिए। आप सिंपल डेफिनेशन एक तो ये लिख सकते हैं, बहुत आसान है, लेकिन आप इंटरपोल को भी, इंटरनेशनल पुलिसिंग को भी यहां पर कोट कर सकते हैं कि कैसे डेलिबरेटली कोई बैक्टीरिया, वायरस, बायोलॉजिकल टॉक्सिन को भेजा जा रहा है, इंटेंशनली भेजा जा रहा है, और वो कॉज कर रहा है हार्म टू ह्यूमंस, एनिमल्स या एग्रीकल्चर को। ठीक है, ऐसे में 6 डेडली कंटेजियस एजेंट्स का लिस्ट ऑलरेडी है। और इसमें जो है ना, देखिए इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है उसमें एक तो नाम आता है ये एंथ्रेक्स का। बैसिलस एंथ्रेसिस एक तरीके का ये बैक्टीरिया है, ये बहुत ज्यादा हार्म कॉज कर सकता है। देन स्मॉल पॉक्स, दो हम इरेडिकेट कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई ऐसा हार्मफुल स्मॉल पॉक्स फिर से बना दे। प्लेग या फिर बॉटुलिज्म, इसमें क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म का एग्जांपल अगर लेते हैं तो क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म एक ऐसा बैक्टीरिया है जो एनएरोबिक ग्रो करता है और बहुत ही हार्श एनवायरनमेंट में रहता है, एंड इट कैन हार्म एनिमल्स। जैसे इसका एग्जांपल है, जो टेररिज्म का एग्जांपल नहीं है, जनरल एग्जांपल है, कि जो बर्ड्स थी सांबर लेक में, 2019 की बात है ये, कि सांबर लेक में क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिज्म जो था, पर्टिकुलर बैक्टीरिया का कंटेमिनेशन हुआ पानी में, और फिर इसमें थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स जो है मर गई, पैरालिसिस हो गई, बेसिकली इसमें पैरालिसिस हो जाती है। देन और भी एग्जांपल है जैसे हेमोरेजिक फीवर, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। बाकी बायोलॉजिकल एजेंट में अगर आप देखो तो वायरस, बैक्टीरिया, यहां पर टॉक्सिन्स, किसी भी तरीके के हेलमिंथीज, हेलमिंथीज का मतलब होता है वॉर्म्स या फंगस, इस तरीके के जो पर्टिकुलर माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फैला सकते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। और कोरोना वायरस को तो हम भूल ही नहीं सकते। ये जो सिचुएशन आई है इसमें तो एलिगेशंस हैं बहुत क्लियरली कि ये, या तो कुछ जगह बोला गया कि ये एक्सीडेंटल अटैक है, कहीं जगह एलिगेशंस लगे कि ये चाइना ने प्लान करके बनाया था और इसको रिलीज किया था। तो वी स्टिल नॉट श्योर, मे बी अब इसमें फ्यूचर में क्या इन्वेस्टिगेशन रहेगी, बट डेफिनेटली देयर आर सम एलिगेशंस कि ये वायरस जो था ये लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जा रहा था वुहान में। वी आर स्टिल नॉट श्योर, राइट। एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट जूनोटिक डिजीजेज, ये हम जनरल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, जो एनिमल्स से फैलती है ह्यूमंस में। एनीवेज, ऐसी चीजें, ऐसे एजेंट्स को हम जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको टेररिस्ट ग्रुप्स इंटेंशनली यूज कर रहे हैं ताकि दूसरी कंट्री को हार्म हो सके, तब हम इसे क्या बोलेंगे, ये बायो टेररिज्म का एग्जांपल है, बायो टेररिस्ट अटैक है। चलो अब आते हैं चैलेंजेस ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, मतलब इसे हम काउंटर करने जाएं तो हमें बहुत दिक्कतें महसूस होती हैं। पहली दिक्कत है भाई आइडेंटिफाइंग द मोटिव। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये एक्सीडेंट है या ये इंटेंशनल है,
ये नहीं पता लग पाता। कोरोना वायरस इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, पता ही नहीं लग पा रहा एक्सीडेंटल है या एलिगेशंस हैं वो सच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसे हम नहीं समझ पाते और इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। अगर मान लो किसी पर्टिकुलर वायरस का, बैक्टीरिया का अटैक हो भी गया, तो अगर वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया या वायरस डिजाइन करा गया है लेबोरेटरी में, तो उसकी नॉलेज होगी ही नहीं लोगों को। इस टॉपिक को तो आप क्लियरली कोरोना से रिलेट करिए कि जब इनिशियली कोरोना वायरस आता है तो हमें वो नॉलेज ही नहीं थी कि भाई इसमें कौन सी ड्रग काम करेगी, कौन सी वैक्सीन काम करेगी, कैसे वैक्सीन बनेगी इसकी, ये सारी रिसर्च हमें जरूरी थी, तो हमें इंफॉर्मेशन ही लिमिटेड थी। देन डेडली इन नेचर, अगर वो डेडली इतना नेचर का है तो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा लोगों की डेथ होती जाएगी, यहां पर इसका जो स्प्रेड है वो बढ़ता जाएगा, इंपैक्ट है वो बढ़ता जाएगा। और इसका इंपैक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पर ही नहीं, कोरोना का इंपैक्ट सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे ही थोड़ा ना है, ये तो फिर इकोनॉमिक इफेक्ट भी है। इसका इफेक्ट तो आप देखो सोसाइटी पर भी बहुत ज्यादा है। अब भाई अपने आप में टॉपिक है, अगले 5 सालों तक भी यूपीएससी पूछ सकता है कोरोना का पेंडेमिक का इंपैक्ट सोसाइटी पर, कोरोना का पेंडेमिक का इंपैक्ट इकोनॉमी पर, इसका इंपैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस पर, इसका इंपैक्ट जो है इंटरनल सिक्योरिटी पर। बहुत सारी चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये आपको आपके माइंड को ओपन करने के लिए भी है लेक्चर कि आप हॉलिस्टिकली सोचिए। एक यूपीएससी एस्पिरेंट है आप, कल एक आप डीएम बनेंगे कहीं के, तो आप उसको पूरी तरह से एक नॉलेज होनी चाहिए, एक प्रॉपर आपके माइंड में हर डायरेक्शन में सोचने की क्षमता होनी चाहिए। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड इन द यूपीएससी मेंस एग्जाम पर्टिकुलरली, जहां आप सारे डायमेंशंस में आंसर को लिखते हैं। तो सोच पा रहे हैं अगर अभी, तो बहुत अच्छी बात है, आप इस टॉपिक को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट इज ट्रू। नेक्स्ट इसके प्रॉपर प्रॉब्लम का है डिटेक्शन की और इसके कंट्रोल की। कंट्रोल कैसे करोगे, फैले जा रहा है कैसे कंट्रोल करोगे। देन उसके लिए प्रॉपर जो बायोसेफ्टी मेजर्स चाहिए जो हमारे पास इनिशियली नहीं होंगे। अब आप एक पीपीई किट की भी बात करें या एक मास्क की भी बात करें, तो ये भी तो हमारे लिए चैलेंज बन गए थे। और फिर मास्क की फिर होर्डिंग हो रही है, पीपीई किट्स की होर्डिंग हो रही है, मास्क एक छोटा सा N95 मास्क जो है वो अब हजारों में बिक रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर, सब प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की। अल्टीमेटली कन्वेंशनल वॉरफेयर, जब कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है तो उसमें हमें नॉलेज होती है चीज़ों की, इस दोनों पॉइंट्स को मैं लिंक ही करूंगा। तो जब हमें नॉलेज लिमिटेड हो जाती है तो हमारे लिए मतलब एक ऐसी टेरिटरी आ जाती है जो अननोन टेरिटरी है। अब वहां पर क्या सही क्या गलत ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। नॉन स्टेट एक्टर्स इसका यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ये एक चैलेंज है। जब नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें आ जाते हैं और उनको फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है आर्म्स का, पैसे का, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड थ्रेट टू इकोनॉमी ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। गाइडलाइंस बहुत सारी हो जाती हैं, गाइडलाइंस बहुत सारी हो जाती हैं। चलो मैं इसका एग्जांपल लेता हूं। कोरोना वायरस इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। जब कोरोना वायरस आया तो एक हेल्थ जो सब्जेक्ट होता है वो स्टेट सब्जेक्ट होता है, ये आप अपना पॉलिटी में पढ़ते हो, मैं बताऊँ समझा रहा हूँ इसको। स्टेट सब्जेक्ट होता है हेल्थ, राइट। इसमें इंडिविजुअल स्टेट को स्टेप लेना चाहिए और इसमें एपिडेमिक डिजीज एक्ट होता है जो एप्लीकेबल होता है। लेकिन हुआ क्या, गाइडलाइंस कहां से आने लगी कि भाई लॉकडाउन होगा, ये होगा वो होगा, तो फिर ये सारी बातें कहां से आने लगी, ये आने लगी सेंटर से। और इनफैक्ट ओवरनाइट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो अनाउंसमेंट भी कर दी कि भाई 2 दिन 1 दिन में तो कल से अपना लॉकडाउन डन है, ठीक है, सब बंद होने वाला है। चलो कोई बात नहीं। अब गाइडलाइंस स्टेट की तरफ से भी आ रही हैं, गाइडलाइंस सेंटर की तरफ से भी आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, तो जब ऐसा होता है तो एक सिचुएशन ऑफ कैओस क्रिएट होता है। इस टॉपिक को तो हर स्टूडेंट अच्छे से समझ सकता है क्योंकि रिसेंटली कोरोना वायरस के पेंडेमिक से हम निकले हैं और अभी फिर भी जा सकते हैं, दोबारा भी जा सकते हैं, सिचुएशन कैसी भी हो सकती है फ्यूचर में। तो आप इस चीज को बहुत क्लियरली समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि फ्यूचर में भी ऐसा अटैक होगा तो क्या सिनेरियो बन सकता है। हमने रिसेंटली झेला ये सब। तो इसमें गाइडलाइंस में क्या था, फिर सेंटर ने जब अपनी गाइडलाइंस देनी शुरू करी तो उसको जस्टिफाई करने के लिए सेंटर ने ये बात बोली कि हम तो भाई जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दे रहे हैं 2005 के, क्योंकि हमने कोरोना को अब एक डिजास्टर घोषित कर दिया है। तो मतलब अगर सेंटर को कुछ चीजें जो है अपने कंट्रोल में लेनी है, गाइडलाइंस को कंट्रोल में लेना है, तो वो उस प्रॉब्लम को डिजास्टर घोषित कर देगा और उसके बाद वो अपनी पूरी तरीके से गाइडलाइंस चला सकता है। लेकिन फिर हेल्थ सब्जेक्ट जब स्टेट का है तो उसका क्या, पॉलिटी में तो आपका ये प्रॉपर क्वेश्चन बन सकता है, भाई एक्सप्लेन करो फेडरल रिलेशन जो आपका टॉपिक है। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये एक चैलेंज क्यों है
क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है या इनिशियली भी हमने देखा है कोरोना में गाइडलाइंस जब बहुत सारी होती हैं तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एंड दैट क्रिएट्स अ chaotic सिचुएशन एंड चैलेंज टू कॉम्बैट इट, राइट। देन आते हैं मीजर्स जो हमें चाहिए टू टैकल सच बायो वेपन्स। ऐसे वेपन्स को टैकल करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई? कॉमन सी बातें, ये कॉमन जनरल बातें। हमें बायो इंटेलिजेंस डेवलप करनी चाहिए, अपनी रिसर्च फैसिलिटी को बढ़ाना चाहिए, इसमें हमें सर्विलेंस रखनी है, ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना है कि बायोलॉजिकल सर्विलेंस हो, हमें इसमें जो है लेबोरेटरीज को एस्टेब्लिश करना है जहां टेस्टिंग आसानी से हो सके, कंट्रोल करना है टेक्नोलॉजी को जिसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया भी है, क्योंकि वहां भी जो है क्या हो सकता है कि जो है प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाए और ऐसा प्रोपेगेंडा में इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो कि किस किस तरीके से नए नए तरीके के वायरसेस बनाए जा सकते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी को भी एथिकली यूज करना है और अनएथिकल तरीके से अगर यूज हो रहा है तो उसे डिटेक्ट भी करना है। और अगर ये टेक्नोलॉजी आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ऐसे वायरसेस या ऐसे बैक्टीरिया हमें नहीं क्रिएट करने जो उल्टा हार्म करते हो, तो डिस्ट्रक्टिव सोच टेक्नोलॉजी में दिस इज नॉट राइट। अल्टीमेटली हमें एक रैपिड डेवलपमेंट बायो सिक्योरिटी फोर्स भी डेवलप करनी है जो ऐसी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सके, वो नेशनल लेवल पे हो, डिफेंस एंड सिक्योरिटी पुलिस लेवल पर हो, एंड एट ऑल लेवल्स हमें इस तरीके की बायो सेफ्टी के मीजर्स को ध्यान में रखने वाली एक रैपिड फोर्स पर फोकस करना है। तो ये देखिए बायो सेफ्टी एंड बायो सिक्योरिटी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। तो ये सारे पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, मैंने आपको दे दिए हैं, और इसमें इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी के भी हमारे इश्यूज को हमें क्या करना है, इसके साथ इंटरलिंक करना है। तो बीच में स्लाइड जो है थोड़ा सा जो है क्लीन हो गई थी, इसलिए जो है मैंने इसको दोबारा से ओपन किया है। तो आई होप लेकिन टॉपिक आप पूरी तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। लेकिन इतना ही नहीं, मैं आपको एक 6 पॉइंट एक्शन प्लान देता हूं, और ये 6 पॉइंट एक्शन प्लान आप आराम से एग्जाम में यूज कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि हमें स्ट्रेंथन करना है जो डिजीजेस हैं जो स्प्रेड हो रही हैं उसके सर्विलेंस को। मतलब आप सोचिए कि अगर एक डिजीज एक जगह स्प्रेड होती है तो वो दूसरी जगह कैसे स्प्रेड कर सकती है, जूनोटिक है या नहीं है, एक से दूसरे को कितना कम्युनिकेबल है, इन सब चीजों पर हमें सर्विलेंस रखना है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट्स यहां पर आता है कि हमें एनिमल और ह्यूमंस का जो इंटरफेस है उस पर भी सर्विलेंस रखना है। तो दैट मींस आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द जूनोटिक डिजीजेस हियर, राइट। और एक अप्रोच के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, दिस काइंड ऑफ एन अप्रोच, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक था, वन हेल्थ अप्रोच। अब देखा आपने कि कैसे हम साइंस के टॉपिक को इंटरनल सिक्योरिटी में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमें फ्यूचर में फोकस करना है नॉट जस्ट ह्यूमंस but we also need to focus on animals and ultimately our environment। और जब तीनों पर हम फोकस करते हैं सो वी टॉक अबाउट वन हेल्थ अप्रोच। तो ये जो ओवरलैपिंग है ये वन हेल्थ अप्रोच है, राइट। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट्स आप इसमें लिख सकते हैं कि हमें ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है एट ऑल लेवल्स। अल्टीमेटली वी ऑल्सो नीड टू डू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज। अगर ऐसे में कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो पब्लिक हेल्थ जो हमारा है उसको हमें रोबस्ट तरीके से बूस्ट करना है, उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना है। फिफ्थ पॉइंट इज कि हमें रिसर्च जो है स्ट्रेंथन करना है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, ताकि हम फ्यूचर में किसी भी तरीके की वैक्सीन, किसी भी तरीके के डायग्नोस्टिक्स या फिर ड्रग्स का, न्यू ड्रग्स का डेवलपमेंट कर सके। तो दिस इज लाइक 6 पॉइंट एजेंडा। तो ये 6 पॉइंट का जो एजेंडा है, 6 पॉइंट का एक्शन प्लान है, इनफैक्ट मैंने आपको बता दिया, और कॉम्बैटिंग बायो टेररिज्म। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आते हैं इसमें मैकेनिज्म में और क्या चीजें हो सकती हैं। सर और कोई कन्वेंशन है क्या? तो मैं इसमें एक सर्कल बनाऊंगा, उस सर्कल में मैं लिख रहा हूं कि भाई हमें कैसा मैकेनिज्म चाहिए टू कंट्रोल बायो टेररिज्म। ठीक है, एग्जाम में भी आप बना सकते हैं बिल्कुल। इसमें आप अब पॉइंट्स लिखेंगे, जैसे पहला पॉइंट आप इसमें लिखिए कि पहला पॉइंट है इसमें जो प्रोटोकॉल है दैट इज कार्टेजीना प्रोटोकॉल।
इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं कि हमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर फोकस करना है और उस पर्टिकुलर अथॉरिटी के अंदर, हमें मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर इंश्योर करना है कि बायो वेपन्स या बायो टेररिज्म की प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए भी हमारे पास सिक्योरिटी एजेंसीज हों। इनफैक्ट एक प्रोग्राम है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, दैट इज इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इसको आप कोट करिए एग्जाम में। नेक्स्ट है आपका इंटरपोल। इंटरपोल की भी आपकी बायो टेररिज्म को प्रिवेंट करने की यूनिट है, प्रिवेंशन यूनिट, इसे आप एग्जाम में कोट कर सकते हैं। एंड देयर इज प्रॉपर कन्वेंशन ऑल्सो, दैट इज बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। इन सारे पॉइंट्स को एग्जाम में आप एक फ्लो चार्ट बना करके कोट कर सकते हैं और अब मैं डिस्कस करूंगा इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले अगर हम कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो ये कार्टेजिना प्रोटोकॉल आपका बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, पहला पॉइंट। 2001 में ये पर्टिकुलर जो प्रोटोकॉल है ये साइन होता है और 2003 में ये फोर्स में आ जाता है, राइट, ये इफेक्टिव हो जाता है। इंडिया ने क्या सिग्नेटरी है इसका, इंडिया इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। तो सिंपल पॉइंट हमें समझ में आ गया कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में। दूसरा मैं आपको इंटरपोल के पर्टिकुलर बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट के बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स। ये जो पर्टिकुलर यूनिट है ये एनेबल करती है बेसिकली कि लॉ एनफोर्समेंट हो, और लॉ एनफोर्समेंट इनफैक्ट जो एजेंसीज हैं कि वो प्रिवेंट करें, इनफैक्ट प्रिपेयर करें और रिस्पॉन्ड करें किसी भी तरीके के बायो टेररिस्ट या बायो वेपन टेररिस्ट अटैक पर। तो हमारे दो टॉपिक हमारे डन हो गए यहां पर। कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंटरपोल बायो टेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट के बारे में बता दिया। एग्जाम में बहुत लिमिटेशन होगी वर्ड्स की, टाइम की, इतना नहीं है हम पे समय, ना स्कोप है, ना पूछा गया है लिखने के लिए। जितना लिमिटेड प्रिपेयर करोगे उतना ही अच्छा है और उसको हॉलिस्टिकली प्रिपेयर करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, एग्जाम में सीधे जाकर लिख करके आओ। टॉपिक डन, क्वेश्चन डन, 10 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन, अपनी जेब में नंबर लो, आगे बढ़ो। बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें, जितना बताया जा रहा है इट इज मोर देन एनफ। इस टॉपिक पर 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा हार्डली, जितना बता रहा हूं उतना भी लिख नहीं पाओगे, ये गारंटी है मेरी। अगला टॉपिक जो डिस्कशन का है स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन। तो देखिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये 1975 में फोर्स में आता है और 1972 से इसमें बोला जाता है कि कंट्रीज चाहें तो सिग्नेटरी हो सकते हैं और 1973 में इंडिया सिग्नेटरी हो जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं इंडिया इसका सिग्नेटरी है, बिल्कुल है। और ये क्या कहता है, ये कहता है कि हमें प्रोहिबिट करना है डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। ये कन्वेंशन कहता है कि आपके मेंबर जो भी हैं प्रोहिबिट करेंगे डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इनफैक्ट एक्यूजिशन, यूज करिए ये शब्द एग्जाम में, एक्यूजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग, मतलब ना तो लेगा, ना ट्रांसफर करेगा, ना रखेगा, ना स्टॉक में रखेगा अपने, और यूज करेगा किसी भी तरीके के बायो वेपन को। तो क्लियरली ये कहता है कि भाई कोई भी मेंबर नेशन इसमें प्रोहिबिट करेगा डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, एक्विजिशन, ट्रांसफर, स्टॉक पाइलिंग एंड यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ बायो वेपन्स। दिस इज द कन्वेंशन ऑल अबाउट। एक कन्वेंशन आपका केमिकल वेपन्स के रिलेशन में भी कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन भी 1997 का इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये कन्वेंशन भी आप कोट कर सकते हैं, लेकिन वो केमिकल के लिए, ये बायोलॉजिकल के लिए स्पेसिफिकली है और बायो टेररिज्म टॉपिक है, तो यही लिख के आइए, मैं ये एडवाइस करूंगा आपको। एक टॉपिक जो लास्ट टॉपिक आपके सामने है वो है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अब, तो मैं यहां आपको लिख करके बताऊंगा इंटीग्रेटेड
डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम क्या कहता है, राइट। पहली बात तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से आया। 2004 में इस तरीके का सर्विलेंस प्रोग्राम आता है। इस प्रोग्राम की जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करता है हमें वर्ल्ड बैंक, राइट। ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि भाई इस तरीके के प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव, नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि हमें डिटेक्ट करना है एंड रिस्पॉन्ड भी करना है टू आउटब्रेक्स, किसी भी तरीके के आउटब्रेक्स होते हैं इन अर्ली राइजिंग फेज, शुरुआती फेज में ही हमें रिस्पॉन्स करना है और ये हम करेंगे थ्रू रैपिड रिस्पॉन्स टीम से, राइट। दूसरा इसका पॉइंट आता है कि हमें डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बेस्ड या एनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस है उस पर ध्यान रखना है, सर्विलेंस सिस्टम्स को बूस्ट करना है फॉर एनी काइंड ऑफ एपिडेमिक प्रोन डिजीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो ऑब्जेक्टिव हैं इसके, जो आपका इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है। तो मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं स्टूडेंट्स। आई होप इन सारे पॉइंट्स को आप यूज करके अपना अच्छा एग्जाम में आंसर बना सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये टॉपिक यहां पर हमारा फिनिश होता है। बिल गेट्स की एक कोटेशन है बायोटेररिज्म को लेकर के, वो ये कहते हैं कि बायोटेररिज्म अर्थक्वेक की तरह है। मतलब आप इसको मैग्नीट्यूड में सोचिए कि 10, 100, 1000, 1 लाख ऐसे मैग्नीट्यूड में आप सोचिए इसको। और बायोटेररिज्म को अगर क्रिकेट से लिंक करा जाए तो जैसे क्रिकेट में 6s होते हैं, ये कहते हैं कि बायोटेररिज्म में अगर डील करें तो 7s, 8s और 9s भी लगाए जा सकते हैं। सो बहुत ही सही बात बोली है इन्होंने, बहुत ही खतरनाक है ये वेपन इस तरीके के। सो स्टूडेंट्स दो टॉपिक हमारे, लोन वुल्फ अटैक, उसमें क्राइस्ट चर्च कॉल फॉर एक्शन जो है वो याद रखिएगा, और दूसरा ये बायोटेररिज्म का जो टॉपिक है, बायो वेपन्स का जो टॉपिक है, पर्टिकुलर बायो वेपन टेररिस्ट अटैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। कन्वेंशनल टेररिज्म से हटकर के अगर क्वेश्चन आता है, नोवेल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म पे आता है, तब आप इन पॉइंट्स को यूज करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट द इंफॉर्मेशन। एंड इस तरीके से हमने यहां पर अपना टेररिज्म टॉपिक को भी फिनिश किया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।